बेटा आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को शॉर्ट फॉर्म में हम ईएम वेव भी लिखते हैं। जो हमारी ईएम वेव होती है उसकी कुछ करैक्टरिस्टिक होती है। तो सबसे पहले हम वो देखते हैं कि ईएम वेव आती कहाँ से है। सोर्स ऑफ ईएम वेव्स, ईएम वेव कहाँ से जनरेट होती है। ओसिलेटिंग और एक्सेलरेटिंग चार्ज, कोई भी ओसिलेट चार्ज कर रहा हो या फिर एक्सेलरेट कर रहा हो, यानी हमने इसको कोई वेलोसिटी दे दी हो, इसका मतलब मैं बोल सकती हूँ कोई भी मूविंग चार्ज जो है वो किसका सोर्स होगा, ईएम वेव का, यानी कि उस चार्ज की कोई ना कोई पर्टिकुलर वेलोसिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट है इन वैक्यूम ईएम वेव्स ट्रेवल विद सेम स्पीड ऑफ लाइट। जब हम वैक्यूम की बात करते हैं तो ईएम वेव की स्पीड क्या होती है, जो लाइट की स्पीड होती है। लाइट की स्पीड कितनी होती है बेटा, सी से डिनोट करते हैं और लिखते क्या है, c इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आप सभी को याद होनी चाहिए। नेक्स्ट है इन मीडियम, इन मीडियम दे ट्रेवल विद डिफरेंट स्पीड डिपेंडिंग अपॉन द मीडियम। हर मीडियम में, जैसे हर मीडियम की परमिएबिलिटी अलग होती है, तो हर मीडियम की परमिएबिलिटी पे डिपेंड करेगा या फिर परमिटिविटी पे डिपेंड करेगा कि उसकी स्पीड क्या होगी। क्योंकि डिफरेंट मीडियम की परमिएबिलिटी और परमिटिविटी डिफरेंट होती है तो उसकी स्पीड भी डिफरेंट हो जाएगी। नेक्स्ट है ड्यूरिंग ट्रेवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, जब कोई भी ईएम वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या चीज़ें चेंज होती है और क्या कांस्टेंट होती है वो देख लेते हैं हम। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक है बेटा, क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें से हमेशा एक क्वेश्चन बनता ही है आपका। सबसे पहले देख लेते हैं वेवलेंथ। वेवलेंथ हमारी चेंज होती है, क्यों, क्योंकि वेवलेंथ वेलोसिटी पे डिपेंड करती है और हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि मीडियम में वेलोसिटी चेंज हो जाती है तो वेवलेंथ भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। स्पीड और वेलोसिटी आपको बता दिया ऊपर की चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हर ईएम वेव की इंट्रिंसिक क्वांटिटी होते हैं, यानी कि अपना नेचर है, वो कांस्टेंट है, किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करती। यानी कि वेव कहीं भी ट्रैवल करे उसकी सिर्फ वेवलेंथ और वेलोसिटी चेंज होगी, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा, वो कांस्टेंट रहेगी। नेक्स्ट बेटा दे कैरी एनर्जी ड्यूरिंग ट्रैवलिंग। जो ईएम वेव होती है वो एनर्जी को साथ लेके ट्रैवल करती है। इसी पे बहुत सारी एप्लीकेशन बेस्ड है, जैसे टीवी रेडियो वगैरह पे जो भी हम ईएम वेव की हेल्प से प्रोग्राम देखते हैं वो इसी की वजह से पॉसिबल होता है, क्योंकि ये एनर्जी को कैरी करती हैं। नेक्स्ट आपके पास सीजी सा फॉर्मूला है, C इक्वल टू 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये बेटा आपका है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या स्पीड ऑफ ईएम वेव इन वैक्यूम, सेम रहती है। हम वेलोसिटी की बात करें तो बताया था मीडियम पे डिपेंड करती है, तो μ0 और एप्सिलॉन नॉट तो वैक्यूम में होती है परमिटिविटी और परमिएबिलिटी। यहाँ पे क्या आ जाएगा, मीडियम की परमिएबिलिटी और मीडियम की परमिटिविटी। तो μ0 और एप्सिलॉन नॉट ना होके जब हमने सी को वी में कन्वर्ट किया, यानी कि अब मीडियम की बात कर रहे हैं, सी किस में है, वैक्यूम में, तो मीडियम में क्या हो जाता है, उसी मीडियम की परमिटिविटी और उसी मीडियम की परमिएबिलिटी आ जाएगी। म्यू क्या होती है, परमिएबिलिटी, एप्सिलॉन क्या होता है, परमिटिविटी। अब इसको रिलेटिव परमिएबिलिटी में कन्वर्ट करेंगे तो फॉर्मूला आ जाएगा C/μr एप्सिलॉन आर। ठीक है, नेक्स्ट इस पे कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं बेटा आसान आसान से। ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका, जो बहुत ही आसान है और आपके इजीली क्वेश्चन हो जाते हैं। ईएम वेव पे क्वेश्चन है बेटा, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन बी प्रोड्यूस व्हेन चार्ज इज, फर्स्ट ऑप्शन है मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी, मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट, फॉलिंग इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, बोथ मी एंड सी। अभी आपको सबसे पहले प्रॉपर्टी बताई थी, जो ईएम वेव है वो उसका सोर्स क्या है कि वो ऑसिलेटिंग या एक्सेलरेटिंग चार्ज से ही प्रोड्यूस होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0, तो ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट है मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट, यानी कि कोई ना कोई पर्टिकुलर वेलोसिटी है, और सर्कुलर जब ऑर्बिट में कोई भी वेव ट्रैवल करती है तो सर्कल के हर पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज हो जाती है क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। नेक्स्ट है फॉलिंग इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, जब इलेक्ट्रिक फील्ड में जाएगी तो एक्सेलरेट हो जाएगी या ओसिलेट करने लगेगी, तो दोनों सही है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बोथ बी एंड सी। आसान था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इफ मे नॉट बी द परमिएबिलिटी
and epsilon naught with the permittivity of a medium, then its refractive index is given by। ये देखो, हम म्यू नोट और एप्सिलॉन नोट इन जनरल किसकी लेते हैं बेटा? हमेशा वैक्यूम की। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में गिवन है कि किसकी है ये? मीडियम की। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का? हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो, अगर वेलोसिटी का या स्पीड का फॉर्मूला निकालना होता तो क्या हो जाता? 1/μ0 एप्सिलॉन नोट। लेकिन यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला पूछा है तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा फॉर्मूला म्यू नोट एप्सिलॉन नोट का अंडर द रूट। ये क्यों बना? क्योंकि ये म्यू नोट और एप्सिलॉन नोट मीडियम का गिवन था। अगर गिवन नहीं होता तो हम इसको क्या लिख देते? म्यू, और इसको क्या लिखते? एप्सिलॉन, और हमारा फॉर्मूला बनता अंडर द रूट म्यू एप्सिलॉन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। Electromagnetic waves consist of periodically oscillating electric and magnetic vectors। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होता है, कैसे होता है? फर्स्ट ऑप्शन है इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स बट वाइब्रेटिंग विद ए फेज डिफरेंस ऑफ पाई। नेक्स्ट है इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन बट वाइब्रेटिंग विद ए फेज डिफरेंस ऑफ π/2। नेक्स्ट है इन रैंडमली ओरिएंटेड प्लेन बट वाइब्रेटिंग इन फेज। नेक्स्ट है इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन बट वाइब्रेटिंग इन फेज। जो भी हमारी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होता है, ईएम वेव जब ट्रैवल करती है, ये दोनों क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। और जो वेलोसिटी भी होती है ईएम वेव की, वो भी क्या होती है? इन तीनों के परपेंडिकुलर। ईएम वेव की प्रॉपर्टी होती है कि वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन तो क्या होगा? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अब देखो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी कई में दे रखा है, और फेज डिफरेंस इसमें पाई दे रखा, π/2 दे रखा, लेकिन फेज डिफरेंस नहीं होता, वो इन फेज ट्रेवल करती है, आउट ऑफ फेज नहीं होती। तो इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन बट वाइब्रेटिंग इन फेज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा? ये हो जाएगा बेटा कि जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होते हैं वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं बट वाइब्रेटिंग इन फेज होते हैं। वाइब्रेटिंग क्यों होते हैं फेज में? क्योंकि ऑसिलेटिंग चार्ज की वजह से प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल इन वैक्यूम अलोंग जेड डायरेक्शन। यानी कि वेव की जो वेलोसिटी है वो बता रखी है आपको कहाँ है? जेड डायरेक्शन में। इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज 40 मेगाहर्ट्ज देन इट्स वेवलेंथ इज। आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है, क्या निकालना है? वेवलेंथ निकालनी है। अब आपको फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में फॉर्मूला आना चाहिए। तो जो गिवन है, गिवन सिर्फ क्या है? फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं और वेवलेंथ निकाल देते हैं। बहुत ही आसान है बेटा। तो देखो बेटा, सी स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला होता है लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी, यानी कि वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। हमें वेवलेंथ पूछी गई और फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो हम निकाल लेंगे लैम्डा इक्वल टू ऊपर वाले फॉर्मूले से क्या आ जाएगा? इधर जाके अपॉन चला जाएगा, C/न्यू। अब हमारे पास न्यू गिवन था, कितना था बेटा? 40 मेगाहर्ट्ज। इसको मेगा को 10⁶ लिख लेंगे, कन्वर्ट कर लिया 40 × 10⁶ हर्ट्ज। अब ऊपर फॉर्मूले में पुट करेंगे। सी की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, कितनी बताई थी? 3 × 10⁸ होती है बेटा, और यूनिट क्या होती है इसकी? मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा? 40 × 10⁶, और इसकी यूनिट हर्ट को हम क्या लिख सकते हैं? पर सेकंड भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक ही बात है, हर्ट लिखो या पर सेकंड, फ्रीक्वेंसी की दोनों यूनिट होती है। तो यूनिट तो क्या रह जाएगी? से पर सेकंड कैंसिल, क्या बचेगा? मीटर। यानी कि वेवलेंथ की जो यूनिट हो जाएगी वो क्या आएगी? मीटर। जब इसको सोल्व करेंगे तो मेरा आएगा 7.5, और यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर। यानी कि वेवलेंथ कितनी आ गई मेरे पास? 7.5 मीटर। आसान था बिल्कुल। आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए हमेशा, C = लैम्डा इंटू न्यू। अगर वेवलेंथ गिवन होती तो फ्रीक्वेंसी निकाल देते, फ्रीक्वेंसी गिवन है तो वेवलेंथ निकाल दी। C फिक्स होती है। अगर मीडियम है तो वेलोसिटी निकालेंगे, तो उस टाइम क्या हो जाएगा? V = लैम्डा इंटू न्यू। ये दोनों गिवन होंगे, वेलोसिटी निकल जाएगी। तो बिल्कुल ही आसान है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ऑप्शन हो गया बेटा आपका 7.5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम इज गिवन बाई E = 40 cos kz - 6 × 10⁸ t I कैप। वे E, Z एंड T इनकी यूनिट दे रखी है,
और आपसे पूछा है वैल्यू ऑफ वेव वेक्टर के आपको निकालनी है, यानी कि किसकी वैल्यू निकालनी है, के की। अब देखो आपको गिवन क्या है, सिर्फ एक इक्वेशन दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, जनरल इक्वेशन लिख लेंगे, E = 40 cos kz माइनस ओमेगा टी होती है हमारे पास। और आई कैप का मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स डायरेक्शन में है, जे कैप होता है तो वाई डायरेक्शन में, के कैप होता है तो जेड डायरेक्शन में। तो यहाँ से मेरे पास ओमेगा की वैल्यू आ गई 6 × 10⁸। अब मुझे ओमेगा और के में फॉर्मूला पता है, हम जो जो गिवन है लिखते हैं और आंसर निकाल देंगे बेटा। सबसे पहले जो गिवन था हमने वो लिख लिया, फिर जनरल इक्वेशन लिख ली, कंपेयर करेंगे तो ओमेगा की वैल्यू आ गई 6 × 10⁸/सेकेंड। अब हमें ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, के = ओमेगा/सी। ओमेगा आ गया मेरा 6 × 10⁸, और सी की वैल्यू मुझे पता है 3 × 10⁸, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, आ गया कितना मेरा 2। और ये वेवलेंथ का उल्टा होता है कि प्रोपेगेशन फैक्टर, इसकी यूनिट हो जाती है पर मीटर, यानी कि मीटर इनवर्स। यहाँ से करेंगे भी तो देखो यहाँ इसकी यूनिट कितनी आ जाएगी, पर सेकंड। वेलोसिटी की यूनिट नीचे सी क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड। पर सेकंड से पर सेकंड कट गया, नीचे क्या बचा, मीटर, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मीटर इनवर्स। बहुत ही आसान था, सिर्फ आपको ये फॉर्मूला इम्पोर्टेंट याद रखना है कि के = क्या होता है मेरे पास, ओमेगा/सी। कई बार आपको के गिवन होगा, ओमेगा पूछ लिया जाएगा, तो ओमेगा यहाँ से क्या आ जाएगा, के × सी। यहाँ से के की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A radio can tune to any station in 7.5 MHz to 12 MHz band. The corresponding wavelength band is। तो देखो बेटा आपको क्या दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, मेगाहर्ट आपको पता है हर्ट किसकी यूनिट होती है, फ्रीक्वेंसी की। कितनी दे रखा है, 7.5 मेगाहर्ट और 12 मेगाहर्ट। निकालेंगे, आपको वेवलेंथ निकालना, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में आपको रिलेशन पता है, लिख देंगे और निकाल देंगे, देखते हैं क्या आता है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, जो जो गिवन है मैंने लिख दिया बेटा। मेरे पास 2 फ्रीक्वेंसी थी, ν1 ν2, 7.5 12। अब हमें लैम्डा का फॉर्मूला पता, C/ν पुट किया, 3 × 10⁸। पहली फ्रीक्वेंसी पुट करेंगे, 7.5 10⁶ मेगाहर्ट के लिए आ गया, कितना है मेरा सोल्व हो गया, 40 मीटर। लैम्डा 2 कितना है, C/ν2, 3 × 10⁸ अपॉन वैल्यू पुट की, 12 × 10⁶, सोल्व हो गया, कितना है, 25 मीटर। यानी कि वेवलेंथ मेरी कहाँ से कहाँ हो जाएगी, 40 मीटर से 25 मीटर तक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा 40 से 25 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टी बता दी थी, इनमें से कौन सी रॉन्ग है आपको बताना है, देख लेते हैं। बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर अटेन द मैक्सिमा एंड मिनिमा एट द सेम प्लेस एंड एट द सेम टाइम। नेक्स्ट है, the energy in electromagnetic wave is divided equally between electric and magnetic field. Next है, both electric and magnetic field vector are parallel to each other and perpendicular to direction of propagation of wave. Next है, these waves do not require any material medium for propagation। देखो बेटा फर्स्ट ऑप्शन क्या है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर अटेन द मैक्सिमा एंड मिनिमा एट द सेम प्लेस एंड सेम टाइम। ये सही है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का मैक्सिमा और मिनिमा सेम टाइम पे आता है और सेम प्लेस पे होता है। नेक्स्ट है, एनर्जी इक्वली डिवाइड होती है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में, ये भी ट्रू है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर। ये रॉन्ग है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन वेव। ये एक दूसरे के भी परपेंडिकुलर होते हैं और डायरेक्शन ऑफ वेव के परपेंडिकुलर तो होते ही होते हैं। तो यहाँ पैरेलल की जगह कौन सा वर्ड आना चाहिए था, परपेंडिकुलर, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये। नेक्स्ट, दीज वेव डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। ये वैक्यूम में भी ट्रैवल करती हैं, ट्रैवल कर सकती हैं, इसलिए ये भी सही है। तो गलत मेरा कौन सा था, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज और हैव जीरो वैल्यू इन ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो वर्ड क्या आ गया मेरे पास बेटा, प्लेन। ईएम वेव कैसी है मेरी, प्लेन। ऑप्शन देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली और मैग्नेटिक फील्ड ओनली, नन ऑफ दीज। तो जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होता है उसकी एवरेज वैल्यू प्लेन वेव में कितनी होती है बेटा, 0 होती है।
क्योंकि वेव कैसी है, प्लेन, इसलिए दोनों की ही वैल्यू कैसी हो जाएगी। तो हमेशा याद रखना जब भी प्लेन वर्ड आ जाए, प्लेन ईएम वेव, तो एवरेज वैल्यू, वैसे जीरो नहीं होता इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन उसकी एवरेज वैल्यू कैसी हो जाएगी मेरे पास, जीरो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक साइकिल की तरह ट्रैवल करता है, और आपको पता है किसी भी एसी साइकिल की से पहले चैप्टर में बताया था कि उसकी एवरेज वैल्यू हमेशा कंप्लीट साइकिल की कितनी होती है, जीरो। इसलिए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की भी कैसी हो जाएगी मेरे पास, जीरो हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेटिंग अलोंग एक्स डायरेक्शन कैन हैव द फॉलोइंग पेयर ऑफ ई एंड बी। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है, और वेलोसिटी की डायरेक्शन आपको दे रखी है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहाँ ट्रैवल कर रही है, एक्स डायरेक्शन। अब आपको पता है वेलोसिटी ऑफ प्रोपेगेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तीनों ही क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। एक डायरेक्शन गिवन है एक्स डायरेक्शन, तो इसका मतलब इन दोनों के लिए कौन सी डायरेक्शन बची, वाई और जेड। तो देख लेते हैं वाई और जेड किस में है। तो देखो बेटा पहले ऑप्शन में ही दे रखा ई वाई बी जेड, यानी मेरा सही है। नेक्स्ट है ई जेड बी वाई, ये भी सही है। अब हमें तो नहीं पता ना कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड जेड डायरेक्शन में जाएगा या मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, दोनों में से कोई भी हो सकता है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है। तो इसमें भी दोनों की अलग है, इसमें भी दोनों की अलग है, तो दोनों ही राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है, ई एक्स बी वाई, एक्स डायरेक्शन में चला गया तो इसके पैरेलल हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो राइट आंसर मेरा क्या हो गया, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। ए चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट्स अबाउट इट्स मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन विद ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 10 की पावर 9 हर्ट। चार्ज पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है, 10 की पावर 9 हर्ट। अब हमें बताना है द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस बाय द ऑसिलेटर। जो ईएम वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। देखो ईएम वेव किससे जनरेट हुई है, चार्ज पार्टिकल के ट्रैवल करने से या ऑसिलेट करने से। तो ऑसिलेट करने से हुई, तो चार्ज पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी इससे ही जनरेट हो रहा है ना हमारे पास ईएम वेव। तो क्या फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, नहीं, सेम रहेगी। इसीलिए ईएम वेव की फ्रीक्वेंसी भी कितनी हो जाएगी, 10 की पावर 9 हर्ट, यानी कि राइट ऑप्शन हो जाएगा लास्ट, 10 की पावर 9 हर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास, इन द क्वेश्चन नंबर 20, यानी ऊपर वाले क्वेश्चन में, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विल हैव सेम फ्रीक्वेंसी। ये तो अभी हमने पढ़ लिया कि इसकी 10 की पावर 9 थी चार्ज की, तो वेव की भी कितनी आ गई, 10 की पावर 9, यानी कि ये ऑप्शन तो ठीक है, विल हैव सेम फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट है, विल हैव ए वेवलेंथ ऑफ 0.3 मीटर। अब आपको 2-3 क्वेश्चन में करा चुकी हूँ, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन क्या होता है। अगर वेवलेंथ निकालनी है तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी अपॉन न्यू, यानी 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन 10 की पावर 9। जब सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 की पावर 8 से 10 की पावर 8 कट गया, नीचे क्या बच जाएगा, एक 10 की पावर 1, ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस में, यानी 3 इंटू 10 की पावर -1 कितना आएगा, 0.3 मीटर। वेवलेंथ क्या आ गई, 0.3 मीटर। आप खुद सोल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसान है, तो ये भी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, फॉल इन द रीजन ऑफ रेडियो वेव। जो 0.3 मीटर है वो कहाँ लाई करता है, रेडियो वेव में। इसका मतलब ऑल ऑफ दीज, सारे के सारे ऑप्शन सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। The refractive index and permeability of a medium are 1.5 and 5 into 10 की power -7 H per meter respectively. The relative permittivity of a medium is nearly, आपको जो गिवन है वो लिख लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है और परमिएबिलिटी दे रखी है, और निकालना क्या है, रिलेटिव परमिएबिलिटी। ये दोनों लिखते हैं, फॉर्मूला लगाएंगे और निकाल देंगे, बहुत ही ईजी है। देखते हैं, देखो बेटा जो जो गिवन था वो लिख लिया हमने। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी गिवन है मेरे पास, n1, n से डिनोट करते हैं, कुछ बुक में अलग सिंबल भी होता है। कितना हो गया, 1.5, ठीक है। और इसके अलावा मुझे क्या गिवन थे, परमिएबिलिटी गिवन थी 5 इंटू 10 की पावर -7, ठीक है, ये लिख लिया। यहाँ से मेरे पास n का फॉर्मूला होता है c अपॉन v, यानी कि वेलोसिटी इन ऑफ स्पीड ऑफ लाइट और वेलोसिटी की रेशियो किससे, इन मीडियम। ये वैक्यूम में है, ये मीडियम है। यहाँ से मेरे पास v निकल आएगा, वेलोसिटी निकाल सकते हैं c अपॉन n। c मुझे पता है 3 इंटू 10 की पावर 8, 1.5 गिवन है, n की वैल्यू पुट करेंगे, कितना आ गया, 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट मेरे पास म्यू गिवन था, मैंने लिख लिया,
वी का मेरे पास अब फॉर्मूला होता है 1/म्यू एप्सिलॉन। म्यू एप्सिलॉन को मैं लिख सकती हूँ, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन कहाँ से लिखा, मेरे पास फॉर्मूला है रिलेटिव परमिटिविटी का। क्या होता है, परमिटिविटी इन मीडियम टू द रेशियो परमिटिविटी इन वैक्यूम। क्रॉस मल्टीप्लाई करके एप्सिलॉन निकाल सकते हैं, क्या आ जाएगा मेरा यहाँ से, एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नोट। ये वैल्यू एप्सिलॉन की मैंने यहाँ पे पुट कर दी, एप्सिलॉन नोट और एप्सिलॉन आर। क्यों, क्योंकि मेरे पास एप्सिलॉन नोट की वैल्यू जो होती है बेटा वो फिक्स होती है गिवन, हमें पता होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। यहाँ से देखो स्केयरिंग बोथ साइड कर देंगे, वी स्केयर, यहाँ से स्केयर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, 1/म्यू एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर। मुझे निकालना क्या है, एप्सिलॉन आर ही तो निकालना है, तभी तो मैंने फॉर्मूले में कन्वर्ट किया। ठीक है, तो एप्सिलॉन आर क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आ गया, 1/वी स्केयर म्यू नोट एप्सिलॉन नोट। अब देखो वी हमने निकाल लिया था, सबसे ऊपर कितना आया था 2 इंटू 10⁸। म्यू नोट और एप्सिलॉन नोट वैक्यूम में होती है, जो हमें पता है वैल्यू कितनी है, म्यू नोट गिवन है, और सॉरी म्यू नोट नहीं आएगा यहाँ पे, कितना है म्यू मेरा गिवन है, कितना है 5 इंटू 10⁻⁻7, और एप्सिलॉन नोट वैक्यूम में है तो मुझे पता है। वैल्यू पुट करते हैं, देखते हैं क्या आता है, 1/वी की वैल्यू पुट करी 2 इंटू 10⁸, फिर म्यू जो गिवन था 5 इंटू 10⁻⁻7, और एप्सिलॉन नोट की फिक्स वैल्यू होती है वैक्यूम में 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ये क्या है बेटा, मेरी परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। ठीक है, ये हमें याद होनी चाहिए, सोल्व करेंगे 5.65 आ जाएगा, जो नियरली इक्वल टू 6 है। तो मेरी वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू, और वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ गई जो हमने ऊपर निकाली, 2 इंटू 10⁸ मीटर/सेकेंड। आंसर देखते हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी गिवन है न्यू इक्वल टू 3 मेगाहर्ट्ज पासिस फ्रॉम वैक्यूम इनटू ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम। कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रही है, वैक्यूम से डाइलेक्ट्रिक मीडियम में, विद परमिटिविटी गिवन है, कितनी है मीडियम की, 4। देन हमें बताना है क्या क्या चेंज होगा। ऑप्शन देखते हैं, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी बोथ बिकम हाफ। नेक्स्ट है, वेवलेंथ इज डबल्ड एंड फ्रीक्वेंसी रिमेन अनचेंज्ड। नेक्स्ट है, wavelength and frequency both remain unchanged. Wavelength is halved and frequency remains unchanged. तो देखो बेटा, इसमें पूछा वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के फ़र्क क्या पड़ेगा। हमने चारों ऑप्शन देख लिए। देखो सबसे पहले तो हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी तो चेंज होगी नहीं, तो हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी कौन से ऑप्शन में कांस्टेंट है। पहले में ये गलत हो गया क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट है। सेकंड ऑप्शन में दे रखा फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, इसमें भी दे रखा फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, इसमें भी दे रखा है, तो इन तीनों में से कोई आंसर हो सकता है। ये तो गलत ही है हमारा क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। अब हमें देखना वेवलेंथ पे अफेक्ट क्या पड़ेगा, वेवलेंथ कितनी चेंज होगी, क्योंकि तीनों में फ्रीक्वेंसी का तो सेम दे रखा रिमेन अनचेंज्ड। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो मुझे क्या दे रखा है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दे रखी है और किसकी दे रखी है, एप्सिलॉन इक्वल टू 4, एप्सिलॉन नोट हम 1 ले लेंगे। ठीक है, यहाँ से क्या हमें फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में रिलेशन नहीं पता, मेरे पास क्या होता है न्यू इक्वल टू c/λ। अब परमिटिविटी की वैल्यू दे रखी है, अब मुझे पता c मेरे पास क्या होता है 1/√μ नोट एप्सिलॉन नोट, वहाँ से v क्या आ जाएगा 1/√μ एप्सिलॉन। ठीक है, जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो मेरे पास एक रिलेशन निकल आएगा जहाँ से मैं दोनों वेवलेंथ की रेशियो निकाल लूँगी, और जो मेरे पास कितनी आएगी बेटा, अब हम करके दिखा देते हैं कि कितनी आ रही है। ये देखो बेटा, जो जो आपको फॉर्मूले पता थे वो हमने लिख लिया। c इक्वल टू कितना गिवन था 1/μ नोट एप्सिलॉन नोट का √, यहाँ से मुझे पता चल गया c इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एप्सिलॉन नोट के। एप्सिलॉन नोट क्यों लिखा, क्योंकि क्वेश्चन में एप्सिलॉन की वैल्यू गिवन है, अगर म्यू की गिवन होती तो हम म्यू के कोरस्पॉन्डिंग दिखा देते। यहाँ पे v 1/√μ एप्सिलॉन, यहाँ से v क्या आ गया 1/√, एप्सिलॉन। मैं c/v करूँगी तो मेरे पास क्या हो जाएगा, वैल्यू पुट कर देते हैं 1/√μ
एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट अपॉन 1 अपॉन, ये ऊपर चला जाएगा तो मेरे पास क्या आएगा फॉर्मूला, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब क्वेश्चन में गिवन है एप्सिलॉन की वैल्यू 4 थी, तो 4 अपॉन 1 अंडर रूट है तो कितना आ गया 2, तो मेरी सी अपॉन वी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 2, इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, सी अपॉन वी, सी का हमें फॉर्मूला पता है, न्यू इंटू लैम्डा होता है, वी वेलोसिटी, हमें पता है फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं हो रही, चेंज क्या हो रही वेवलेंथ, तो चेंज हुई वेवलेंथ उसको मैंने लैम्डा डैश दिखा दिया। आप लैम्डा 1 लैम्डा 2 भी दिखा सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सी अपॉन वी क्या होगा, न्यू इंटू लैम्डा अपॉन न्यू इंटू लैम्डा डैश, न्यू से न्यू कैंसिल हो गया, ईएम वेव की फ्रीक्वेंसी सेम रहती है इसलिए हमने सेम लिखी। तो यहाँ पे सी अपॉन वी का फॉर्मूला क्या बन गया, लैम्डा अपॉन लैम्डा डैश, इक्वेशन नंबर 2 डाल दिया। एक मेरी सी अपॉन वी की वैल्यू कितनी थी 2, दूसरी क्या आ गई लैम्डा अपॉन लैम्डा डैश, कंपेयर कर देंगे तो मेरे पास लैम्डा अपॉन लैम्डा डैश कितना आ गया 2 अपॉन 1। यहाँ से मैं लैम्डा डैश चेंज हुई वेवलेंथ निकालनी है, निकालूंगी तो कितनी आ जाएगी लैम्डा अपॉन 2, तो जो यानी कि मैं कह सकती हूँ वेवलेंथ बिकम हाफ, यानी इस क्वेश्चन में वेवलेंथ तो हाफ हो गई और फ्रीक्वेंसी वही, तो मेरा राइट आंसर हो गया बेटा कि वेवलेंथ हाफ होगी और फ्रीक्वेंसी जैसे बताया था कांस्टेंट, तो लास्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इफ E and B denote electric and magnetic field respectively, which of the following is dimensionless? आपको बता रहा है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सी डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। देखो बेटा, आपको सी का फॉर्मूला पता, सी क्या होता है 1 अपॉन अंडर द रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और आपको एक और फॉर्मूला पता होता है कि E अपॉन बी आपके पास क्या होता है 1/c, ठीक है। सॉरी 1/b आपके पास होता है c, ठीक है, क्योंकि आपके पास E का फॉर्मूला आता है E इक्वल टू सी इंटू बी नॉट, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में रिलेशन होता है E इक्वल टू सी बी, तो वहाँ से आपके पास E अपॉन बी क्या आ गया c, और ये आपको पता है 1/c, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैं क्या नहीं लिख सकती हूँ यहाँ पे कि मेरा c का फॉर्मूला क्या था 1 अपॉन अंडर द रूट म्यू नोट एप्सिलॉन नोट, ये सभी को आपको पता है, कई बार पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से म्यू नोट एप्सिलॉन नोट का अंडर द रूट निकालूंगी तो क्या आ जाएगा 1/c, और आपको पता है E/B का फॉर्मूला क्या होता है c, तो यहाँ पे मैं लिखूँ 1/c इंटू सी, कट के क्या आएगा 1 क्या है कांस्टेंट नंबर है, और इसलिए यही क्या हो जाएगा मेरा डायमेंशन लेस। देखो एक तो ये तरीका था, हम चारों के बारी बारी से चेक करते, अब ये तो बाई चांस मेरा फर्स्ट ऑप्शन में ही मिल गया तो आसानी से हो गया, लेकिन कंफर्म करने के लिए हम अलग अलग भी कर सकते हैं कि चारों को चेक करें, तो यहाँ से तो पता चल ही जाएगा। सबसे आसान तरीका यही है कि पहले वाले जो आपको फॉर्मूला करेक्ट सा लग रहा है उसको चेक करो, या फिर सारों में वैल्यू पुट कर करके देखेंगे हम कि क्या ऑप्शन हो सकता था। अब बाई चांस हमारा फर्स्ट वाला ही ठीक हो गया तो हमने फर्स्ट वाला, अगर फर्स्ट वाला ठीक नहीं होता हम चारों के अलग अलग निकाल के देखते, जो भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी आती वही हमारे पास ठीक हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एम्पलीट्यूड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम इज डबल्ड विद नो अदर चेंजेस मेड टू द वेव। एम्पलीट्यूड को हमने क्या कर दिया डबल कर दिया और कोई वेव में चेंज नहीं किया है, एज ए रिजल्ट ऑफ डबलिंग द एम्पलीट्यूड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन है स्पीड ऑफ वेव प्रोपेगेशन चेंजेज ओनली, नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव चेंजेज ओनली, नेक्स्ट है वेव लेंथ ऑफ वेव चेंजेज ओनली। अब आपको पता है फ्रीक्वेंसी तो क्या रहती है कांस्टेंट रहती है, आपको सी का फॉर्मूला ऊपर बताया है क्या है बेटा वन अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का अंडर द रूट। यहाँ से आप देख सकते हैं कि स्पीड किस पे डिपेंड कर रही है, सिर्फ म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट पे, यानी कि वेवलेंथ पे नहीं कर रही, फ्रीक्वेंसी पे नहीं कर रही और एम्पलीट्यूड पे नहीं कर रही। तो एम्पलीट्यूड को भी डबल करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे दिखा रखा है कि ये सारी चीज़ें चेंज हो रही है, तो नन ऑफ दीज आंसर आ जाएगा मेरा कि ना तो स्पीड चेंज होगी एम्पलीट्यूड चेंज करने से, ना फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, ना वेवलेंथ, क्योंकि एम्पलीट्यूड का इन चीज़ों से कोई रिलेशन नहीं है। तो राइट आंसर मेरा क्या आ गया वन ऑफ दीज। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेटिंग अलोंग नॉर्थ डायरेक्शन हैज इट्स इलेक्ट्रिक वेक्टर अपवर्ड, यानी कि वेलोसिटी दे रखी है नॉर्थ में
और इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है ऊपर की तरफ अपवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, देखो अब आपको बार बार बताया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और प्रोपेगेटिंग वेव की डायरेक्शन तीनों एक दूसरे के क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये एक नॉर्थ तो कट गया मेरा, ठीक है, डाउनवर्ड हो गया तो 180 का एंगल आ जाएगा, नहीं आएगा, वेस्ट भी नहीं आएगा, तो बचा ऑप्शन कौन सा, इस। हम करके भी देख सकते हैं कि एक मेरी नॉर्थ डायरेक्शन में है, दूसरा मेरा अपवर्ड हो गया, तो तीसरा मेरा कहाँ जाएगा फिर, इसमें ही जाएगा बेटा, यही डायरेक्शन रचती है। तो ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर तभी हो सकते हैं जब मेरा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ चला जाए, ईस्ट में। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टी बताई थी, देखते हैं कौन सी मैच करते हैं। दे ट्रांसपोर्ट एनर्जी, एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करती है एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हुए, ये भी सही होगा। नेक्स्ट है दे हैव मोमेंटम, यस उनका मोमेंटम भी होता है। नेक्स्ट दे ट्रैवल एट डिफरेंट स्पीड इन एयर डिपेंडिंग ऑन देयर फ्रीक्वेंसी। आपको बताया था एयर यानी कि वैक्यूम में फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करती, मीडियम में डिपेंड करती है। नेक्स्ट है दे ट्रैवल एट डिफरेंट स्पीड इन मीडियम डिपेंडिंग ऑन देयर फ्रीक्वेंसी, यानी कि ये सही है, मीडियम में होती है तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, लेकिन वैक्यूम में होती है तो ईएम वेव की स्पीड कांस्टेंट रहती है, इसलिए ये गलत हो गया मेरा, बाकी सारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते आते हैं। द फोटोन एनर्जी इन यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ वेवलेंथ 2 सेंटीमीटर इज गिवन, यानी कि सिर्फ हमें क्या निकालना है, फोटोन की एनर्जी निकालनी है। गिवन क्या है मेरे पास, वेवलेंथ 2 सेंटीमीटर में मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 2 × 10⁻⁻2 मीटर आ जाएगा। आपको फोटोन की एनर्जी निकालनी है। अब आपको देखो एनर्जी का फॉर्मूला पता है, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, E=H²। सबने पढ़ा है आइंस्टीन इक्वेशन, E=H×न्यू, ठीक है। न्यू क्या होता है, C/λ, C आपको पता है 3 × 10⁸ यहाँ से मैं लिख सकती हूँ H=C/λ, ठीक है बेटा। लैम्डा की वैल्यू गिवन है 2 × 10⁻⁻2। H प्लैंक कांस्टेंट फिक्स आपको पता है 6.6 × 10⁻34। C पता है 3 × 10⁸ लैम्डा गिवन है 2 × 10, सोल्व करेंगे तो मेरा आ जाएगा 6.2 × 10⁻⁵। कैसे आया ये आप वैल्यू पुट करके सोल्व करेंगे, कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए तो आप खुद कर लेंगे, नहीं होता तो पूछ लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। The electric field of an electromagnetic wave traveling through vacuum is given by the equation। आपको इक्वेशन दे रखी है E=E0 sin kx - ωt, ये जनरल इक्वेशन है, ठीक है। द क्वांटिटी दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ, 4 ऑप्शन गिवन है, जो इंडिपेंडेंट है, जो वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं करती, वो आपको निकालनी है, ठीक है। इक्वेशन ना भी गिवन होती तो भी कर सकते हैं इक्वेशन को, यानी कि आपको बताना है K×ω, K/ω, K² और ओमेगा, ठीक है, कौन सी वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं करती। देखो सबसे पहले आपको आसान ऑप्शन से शुरुआत करते हैं। ओमेगा क्या होता है, 2π/न्यू, ठीक है। 2π/न्यू, न्यू क्या होता है, C/λ, अभी ऊपर बताया था, तो यानी कि लैम्डा पे डिपेंड कर रहा है, ये भी गलत हो गया। और K का फॉर्मूला क्या होता है, 2π/λ, तो K 2π/λ, ओमेगा 2π/न्यू, 2 बार लैम्डा आ जाएगा बेटा,